हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बैक्टीरियोफेज वेक्टर। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। प्लाज्मिड वेक्टर से रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में बैक्टीरियोफेज वेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बैक्टीरियोफेज के बारे में। ये एक वायरस होता है, इसकी लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को भी आपने डेफिनेटली कवर किया होगा। यहाँ पर हम बैक्टीरियोफेज को एक वेक्टर के रूप में स्टडी कर रहे हैं, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के सभी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपका बेसिक्स कवर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम लोग डीएनए के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जिसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, छेड़खानी करना हो, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज अच्छी तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का इन संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन करने वाला एक वायरस होता है, और अनेक बैक्टीरियोफेज का प्रयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। लैम्डा फेज तथा M13 फेज यानी बिल्कुल कॉमन है, सर्वमान्य रूप से प्रयोग करने वाले ई कोलाई फेजिस होते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर की तुलना में फेज वेक्टर के दो लाभ हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो उन दोनों की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि फेज वेक्टर्स के दो एक्स्ट्रा लाभ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट, इसमें हम बड़े लेंथ के डीएनए को यानी बड़े डीएनए की खंडों की क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड की तुलना में फेज वेक्टर अधिक सक्षम होते हैं। फेज वेक्टर में 25 केबी लंबाई के फॉरेन डीएनए यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट किया जा सकता है, उसका इंसर्शन या निवेश किया जा सकता है। तो आपने देखा पहला लाभ क्या है। अगर आप लोग प्लाज्मिड वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप कम लेंथ के डीएनए को, यानी आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरियोफेज वेक्टर जो होता है, यानी फेज वेक्टर क्या करते हैं, फेज वेक्टर में बड़े लेंथ के डीएनए की भी आसानी से क्लोनिंग करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। नंबर सेकंड है, फेज पार्टिकल्स में डीएनए को इन विट्रो यानी विट्रो के अंदर पैक करके अत्यधिक एफिशिएंसी के साथ ई कोलाई में ट्रांसमिट यानी संचरित कर सकते हैं। तीसरा फायदा, इसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का स्क्रीनिंग एवं संचय किया जा सकता है। राइट, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकम्बाइंड डीएनए होता है, उसका स्क्रीनिंग तथा संचय किया जा सकता है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो कैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक उत्तम वेक्टर के गुण क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स के बारे में बताए, या एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ई कोलाई के फेज वेक्टर के गुणों अर्थात विशिष्टताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राइट, हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट लैम्डा फेज वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे लैम्डा फेज वेक्टर के बारे में। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जाता है इसके बारे में, तो लिखेंगे इसके बारे में। लैम्डा फेज वेक्टर का जीनोम 48,502 बेस पेयर अर्थात 49 केबी लंबा इसकी लेंथ होती है, तथा इसमें 50 जीन होते हैं। इनमें से आधे जीन आवश्यक या अनिवार्य होते हैं, यानी इसेंशियल होते हैं। फेज के हेड में, यानी आपने देखा होगा बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में, तो उसके हेड में जीनोमिक जो जीनोम होता है वो लीनियर होता है, रैखिक रूप से होता है। राइट, तथा इसमें 12 बेसिस, जो कि आप लोग इसका सीक्वेंस भी देख सकते हैं, से बने एक सिंगल स्ट्रैंडेड कोहेसिव सिरे होते हैं। ये जो दोनों सिरे होते हैं वो एनियलिंग करके एक वर्तुल डीएनए अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। सील हुए कोहेसिव एंड को कोसाइट कहते हैं, तथा फेज डीएनए का जो क्लीवेज होता है, जो विदलन स्थान है, सील हुए कोहेसिव एंड को कोसाइट कहते हैं। ये जो होता है यह फेज डीएनए का एक क्लीवेज, एक क्लीव करने का, विदलन करने का स्थान है। बैक्टीरियोफेज के हेड में समाने के लिए लैम्डा डीएनए 38 केबी से बड़ा तथा 42 केबी से छोटा होना चाहिए। लाइसोजेनी के जीन लैम्डा फेज जीनोम के मध्य भाग में स्थित होते हैं। लैम्डा फेज वेक्टर के निर्माण के लिए इस खंड को पार्शियल यानी आंशिक या कंप्लीट रूप से निकाल देते हैं। इसके फलस्वरूप वेक्टर में बड़े डीएनए इंसर्ट समा सकते हैं तथा लाइसोजेनी के अवसर भी कम हो जाते हैं।
उत्परिवर्तन तथा पुनर्मिलन यानी म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एवं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा वाइल्ड टाइप लैम्डा जीनोम से अनेक वेक्टर्स को निर्मित किया गया है। इन वेक्टर्स के दो मूल गुण होते हैं। पहला गुण है वेक्टर डीएनए को बनाने के लिए वेक्टर को ई कोलाई में फेज के रूप में संचरित किया जाता है। दूसरा है इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जिनसे होकर लाइसोजेनिक सेगमेंट बाहर निकल जाता है तथा क्लोन किए जाने वाला डीएनए जो खंड होता है, जो सेगमेंट होता है या जिसे आप लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, वो अंदर निवेशित या इंसर्ट हो जाता है। राइट, तो लैम्डा वेक्टर्स को दो श्रेणियों में रखा गया है। ये जो हमारा लैम्डा वेक्टर होता है इसको दो श्रेणियों में या सीरीज में रखा गया है, या आप कह सकते हैं इसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट है इंसर्शन वेक्टर। इन वेक्टर में अनिवार्य प्रदेश में एक भाग का विलोपन करके लैम्डा जीनोम की दोनों भुजाओं को बांध दिया जाता है। अब यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट पर फॉरेन डीएनए का निवेश किया जाता है, यानी उसको इंसर्ट किया जाता है। डीएनए इंसर्ट फेज के कार्य को प्रभावित नहीं करता। इंसर्ट वेक्टर का आकार लगभग 35 केबी या इससे अधिक होता है। राइट, इसमें 18 केबी का तथा डीएनए इंसर्ट समा सकता है। लैम्डा GT10, लैम्डा GT11 तथा लैम्डा ZAP आदि इंसर्शन वेक्टर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, लैम्डा GT10 43 किलो बेस लंबा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके द्वारा 7 किलो बेस लंबे डीएनए खंडों का क्लोनिंग किया जाता है। फॉरेन डीएनए के निवेशन से यानी इंसर्शन से EI रिप्रेशन जीन अक्रियत हो जाता है। लैम्डा GT सेकंड 43.7 केबी लंबा यानी इसकी लेंथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यह केवल फॉरेन डीएनए के 6 केबी लंबे खंडों यानी सेगमेंट को क्लोन करता है। यह एक एक्सप्रेशन वेक्टर है। इसका निवेशित यानी कि इंसर्शन डीएनए स्वयं को बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्यूजन प्रोटीन के रूप में व्यक्त करता है। नंबर सेकंड जो सीरीज है वो है रिप्लेसमेंट वेक्टर की सीरीज। इस प्रकार के वेक्टर्स में लैम्डा फेज डीएनए का अनिवार्य भाग फॉरेन डीएनए द्वारा विस्थापित या रिप्लेस हो जाता है। विलोपित भाग यानी जो डिलीटेड रीजन होता है उसको स्टफर फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टफर फ्रेगमेंट। रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्लोनिंग में प्रयुक्त होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए दो रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं और ये साइट स्टफर रीजन के दोनों ओर होते हैं। डीएनए इंसर्ट का अधिकतम आकार इस बात पर निर्भर करता है कि फेज डीएनए कितना अनिवार्य होता है। प्राय 20 to 25 केबी जीनोम अनिवार्य होता है जिससे फॉरेन डीएनए द्वारा विस्थापित यानी कि उसे रिप्लेस किया जा सकता है। EMBL3 तथा EMBL4 दो ऐसे रिप्लेसमेंट वेक्टर्स हैं जिनको 20 to 23 किलो बेस पेयर लंबाई वाले फॉरेन डीएनए 44 केबी सेंट्रल अनावश्य भाग को विस्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। रिप्लेसमेंट वेक्टर्स का प्रयोग जो होता है वो क्लोन खंडों से यूकैरियोटिक जीनोम की जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट फाइनली अब आप लोग हेडिंग डालीजिए नंबर सेकंड, फेज M13 वेक्टर्स। M13 फेज ई कोलाई का एक फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है जिसमें 7.2 किलो बेस पेयर लंबा एक सिंगल स्टैंडर्ड यानी यूनि स्टैंडर्ड भी आप लोग कह सकते हैं एक वर्तुल डीएनए होता है। क्लोनिंग वेक्टर की MP सीरीज के लिए इसे विभिन्न प्रकार से रूपांतरित यानी मॉडिफाई किया गया है। MP13 वेक्टर्स का प्रयोग क्लोन डीएनए की एक रज्जु की यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें ई कोलाई में मिलने वाले फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज M13 के 6.4 किलो बेस पेयर जीनोम से व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव किया जाता है। फेज M13 में सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। होस्ट सेल में यह डबल स्टैंडर्ड वर्तुल रिप्लिकेटिव इंटरमीडिएट डीएनए में बदल जाता है। प्रत्येक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड ई कोलाई कोशिका में M13 जीनोम की 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां होती हैं। इन्फेक्टेड सेल्स की प्रत्येक पीढ़ी में लगभग 1000 नए फेज कण बनते हैं। M13 जीनोम की द्विरज्जु की जो रचना होती है, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का प्रयोग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बनाने में किया जाता है, यह स्ट्रक्चर होस्ट सेल से प्राप्त होती है। M13 MP वेक्टर, M13 MP8, M13 MP9 आदि की पूर्ण सीरीज को M13 जीनोम में पुनः निर्मित किया जाता है यानी कि रिकंस्ट्रक्टेड किया जाता है। अब हम बात करते हैं M13 की विशिष्टताएं यानी कि फीचर्स ऑफ M13 वेक्टर। M13 वेक्टर की आवश्यक विशिष्टताएं निम्न प्रकार से होती हैं। नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, इसके द्वारा अत्यधिक लंबे खंडों को क्लोन किया जा सकता है यानी कि जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की या फॉरेन डीएनए की अगर लेंथ ज़्यादा होती है सेगमेंट की, तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज़ आप लोग कर सकते हैं।
इनसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंसर्ट्स की विशुद्ध एक रज्जु की यानी सिंगल स्ट्रैंडेड प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 3 पॉइंट, दोनों स्ट्रैंड्स की एक रज्जु की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के कारण यह है कि दोनों प्रकार के अभिविन्यासों में डीएनए इंसर्ट का निवेश संभव होता है। इससे पता लगता है कि कुछ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स एक स्ट्रैंड यानी सिंगल स्ट्रैंड या स्ट्रैंड की एक रज्जु की प्रतिलिपि यानी सिंगल स्ट्रैंड प्रतिलिपियां बनाते हैं, जबकि कुछ अन्य रिकॉम्बिनेंट क्लोन डीएनए इंसर्ट के दूसरे रज्जु की एक रज्जु की यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रतिलिपियां बनाते हैं, यानी कि उसकी कॉपी बनाते हैं, राइट। नंबर 4 पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कोशिकाओं का विघटन न करने के कारण M13 वेक्टर से संक्रमित बैक्टीरियल कोशिकाएं जीवित रहने में सक्षम होती हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि सेल्स का विघटन न होने के कारण जो M13 वेक्टर से इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो जीवित रहने में सक्षम होती हैं। नंबर 5 पॉइंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्थिर बैक्टीरियोफेज कणों से प्राप्त होता है। नंबर 6 पॉइंट, M13 से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल्स प्लेक बनाती हैं, जिससे इसका आसानी से चयन यानी कि सिलेक्शन किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्मिड एंड फेजमिड वेक्टर्स के बारे में। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों ने डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।